चला ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन का सॉल्यूशन फाइंड आउट करना हम लोग देख रहे थे। तो ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को दो तरीके के सॉल्यूशंस होते हैं। अगर सॉल्यूशन 0 से 360 के बीच में हम लोग देखते हैं तो उसको कहा जाता है प्रिंसिपल सॉल्यूशन ऑफ गिवन ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन। अब हम लोग जनरल सॉल्यूशन की बात करेंगे। किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन को कई सारे सॉल्यूशंस होते हैं ड्यू टू पीरियोडिक प्रॉपर्टी। ठीक है, आफ्टर सम पीरियड किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू जो होता है वो रिपीट होता है। मतलब कोई भी एक वैल्यू है, ठीक है, तो वो अगर मान लो किसी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की किसी एंगल के लिए है तो जरूरी नहीं कि वो उसी एक एंगल का वैल्यू होगा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो से रिलेटेड। हर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का वैल्यू रिपीट होता है आफ्टर सम पीरियड। ठीक है, तो उस पेरियोडिसिटी का यूज करके हम लोग उस स्टैंडर्ड इक्वेशंस का जनरल सॉल्यूशन निकालेंगे, ताकि फिर हमें कोई भी जो हमारे सिलेबस में जिस तरीके के ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिए हैं उनका हम लोग जनरल सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकें। ठीक है, तो हम एक ही बार में स्टैंडर्ड प्रोसेस कर लेते हैं ताकि हर बार जब क्वेश्चन पूछा जाए तो उसी प्रोसेस से गुजरना ना पड़े, सीधा रिजल्ट यूज कर सकते हैं। फॉर्मूले का मतलब क्या होता है कि उस तरीके की सिचुएशन अगर आपके सामने आए तो आप हर बार डेरिवेशन ना करें, एक ही बार उस सिचुएशन को ऑब्जर्व कर ले, उससे कोई फॉर्मूला डिराइव होता है तो कर ले और फिर उसका इस्तेमाल करें उस तरीके की सिचुएशन में। बात समझ में आ रही है? ठीक है, हाँ, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारे पास कुछ स्टैंडर्ड इक्वेशन है ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस, तो उन स्टैंडर्ड इक्वेशन का जनरल सॉल्यूशन क्या आता है वो हम लोग याद रखेंगे। फिर उस तरीके का सिचुएशन हमें दिखा, उस तरीके का ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन दिखा तो हम सीधा उस सॉल्यूशन का इस्तेमाल करके उसका जनरल सॉल्यूशन लिखेंगे। आ रही बात समझ में? तो सबसे पहला आता है हमारा, इसको हम लोग थ्योरम नंबर 1 बोल सकते हैं या फिर जो भी बोलना है बोलो, या फिर नंबर 1 बोल दो। पहला सिचुएशन हाँ क्या है कि अगर आपका इक्वेशन साइन थीटा इज इक्वल टू 0 है, कॉस थीटा इज इक्वल टू 0 है, tan थीटा इज इक्वल टू 0 है, फिर cot थीटा इज इक्वल टू 0 है, फिर sec थीटा इज इक्वल टू 0 है, फिर cosec थीटा इज इक्वल टू 0 है। अब देखो ये सारे ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन है कि नहीं है? तो इन सभी ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशंस का हमें क्या निकालना है? जनरल सॉल्यूशन निकालना है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टी यूज होगी। ठीक है, अब जनरल सॉल्यूशन निकालना है। सबसे पहले इक्वेशन आता है हमारे पास sin थीटा इज इक्वल टू 0। तो ये जो इक्वेशन है, इस इक्वेशन का सॉल्यूशन निकालने का मतलब क्या होता है? ऐसा कौन सा एंगल है जिसके साइन रेशियो का वैल्यू 0 आता है? 0, एक एंगल हुआ 0 से, चलो मुझे इसका प्रिंसिपल सॉल्यूशन बताइए। मतलब 0 से 360 के बीच में ऐसे कितने एंगल्स है जिनके साइन रेशियो का वैल्यू 0 आता है? दो एंगल से। वो कौन कौन से हैं? 0 एंड 180, 0 एंड पाई, ये दो एंगल्स है जिसके साइन रेशियो का वैल्यू 0 आता है। सो इस इक्वेशन का प्रिंसिपल सॉल्यूशन क्या हुआ? पी सॉल्यूशन क्या हुआ? थीटा इज इक्वल टू 0 एंड थीटा इज इक्वल टू पाई। वैसे भी अगर आप ये स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल याद करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये क्या होता है बेटा 1,0 और ये क्या होता है -1,0, ये क्या होता है 0,1, ये क्या होता है? तो पहला जो कोऑर्डिनेट होता है cos का वैल्यू देता है, दूसरा sin का। तो ये वैल्यू 0 कब आ रहा है? व्हेन योर रोटेशन इज 0 एंड व्हेन योर रोटेशन इज पाई। तो sin 0 का वैल्यू 0, sin पाई का वैल्यू भी 0। तो दो सॉल्यूशन तो हमारे पास है 0 एंड पाई। अब हमें इसको जनरलाइज करना है। तो आप पेरियोडिसिटी क्या होता है? साइन फंक्शन का पीरियड क्या होता है? कितने एंगल के बाद में वैल्यू रिपीट होता है? 2 पाई के बाद में रिपीट होता है। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों एंगल्स के अंदर अगर 2 पाई ऐड करते जाए तो हमें क्या मिलने वाला है? वैल्यू रिपीट मिलने वाला है। आ रही बात समझ में? हाँ, तो एक वो भी तरीका है या फिर एक सीधा तरीका है देखने का कि जैसे 0 डिग्री पर है वैल्यू क्या है? साइन का 0 है, 180 पर क्या है? 0। आप फिर से घूम के चले गए, क्या हो गया? 2 पाई पर वैल्यू क्या हो गया? 0। फिर ऊपर चले गए 3 पाई पर वैल्यू क्या हो गया? 0। फिर नीचे आ गए 4 पाई, मतलब 2 पाई, फिर 3 पाई, फिर 4 पाई, फिर 5 पाई, फिर 6 पाई, फिर
चलते जाएगा। अब ये हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घूमे थे, हम क्लॉकवाइज भी घूम सकते हैं। 0 पर वैल्यू 0, यहां से ऐसे चले गए -5, 0 -5, अगेन यहां पर आ गए -25, अगेन इधर आ गए -35, अगेन ऊपर चले गए -45, -55, -65, इसका मतलब क्या हुआ, ये सारे के सारे सॉल्यूशंस है कि नहीं sin थीटा इज इक्वल टू 0 के। तो जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, क्योंकि ये इनफाइनाइट है, क्या हमने सारे सॉल्यूशन लिखे हैं, तो क्या इसको जनरलाइज्ड तरीके से लिखा जा सकता है बाय यूजिंग सम वेरिएबल, लिखा जा सकता है क्या? तो लिखा जा सकता है। कैसे लिखा जाएगा, आपके एंगल्स का आप एंगल्स का स्वभाव देखिए, उसका फॉर्म देखिए, स्वरूप देखिए, कैसे लिख रहा है एंगल, इट इज अ मल्टीपल, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई। पाई एंगल का वो इंटीग्रल मल्टीपल है। इंटीग्रल मल्टीपल मतलब क्या, पाई के साथ में जो नंबर्स आ रहे दे आर इंटीजर्स। तो क्या मैं जनरलाइजेशन में ऐसे नहीं कर सकता कि सॉल्यूशन की जनरल सॉल्यूशन, ये ठंड की वजह से मेरे ऐसा हो रहा है वो प्रोनाउंसिएशन, मैं जनरल सॉल्यूशन भी बोल सकता हूँ, लेकिन क्योंकि ठंडी बहुत है तो मैं जनरल सॉल्यूशन बोल रहा हूँ। तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n कम फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स z, और कुछ लोग इसको i भी बोलते हैं, इंटीजर्स के सेट को i से भी डिनोट करते हैं, z से। अब देखिए ये पूरे एंगल्स बस इतने में समा गए। sin थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n कहां से आएगा, z से। तो z में कौन कौन होता है, 0 होता है, 1 होता है, -1 होता है, 2 होता है, -2 होता है, 3 होता है, -3 होता है। तो n की जगह बारी बारी लिखते जाइए, n की जगह 0 रखा तो थीटा हो गया 0, है कि नहीं, 0 सॉल्यूशन। n की जगह 1 रखा तो थीटा हो गया पाई, है कि नहीं, पाई सॉल्यूशन। n की जगह n कहां से आ रहा है, z से लेना है। n z क्या होता है, सेट ऑफ इंटीजर जिसके अंदर नंबर्स कैसे होते हैं, -3 -2 -1 0 1 2 3 एंड सो ऑन। अब इसमें से एक एक उठा के यहाँ पे रखना है, तो जितने आपको थीटास मिलेंगे ऑल आर द सॉल्यूशंस ऑफ sin थीटा इज इक्वल टू 0। कळत असेल तो हो मानायचं, नाही तो नाही मानायचं, कळतंय का? हाँ, तो हो गया, बात खत्म हो गई। तो sin थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया बेटा, थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n बिलोंग्स टू z। अब ये आपको याद रखना है कि sin थीटा इज इक्वल टू 0 है तो उसका जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई। अब कुछ बच्चे अगर सिर्फ इतना ही याद रखेंगे और n कहां से आ रहा है वो अगर स्पेसिफाई नहीं करेंगे तो गलत हो जाएगा आंसर। बोर्ड्स में भी जब हम लोग लिखेंगे, मैं बताऊंगा आगे, तो आपको n स्पेसिफाई करना है, क्योंकि देखो सेट ऑफ इंटीजर से भी आ सकता है, नेचुरल नंबर से भी आप लिख सकते हो, रैशनल से भी लिख सकते हो। तो अगर नेचुरल से लिखते हो तो सॉल्यूशन पूरे नहीं आएंगे, क्योंकि नेगेटिव वाला पार्ट हट जाएगा, आधे सॉल्यूशन लिया आपने। हाँ, रैशनल लेंगे तो गलत हो जाएगा, इरेशनल लेंगे तो भी गलत होगा। तो सेट स्पेसिफाई करना जरूरी है कि n क्या है। तो हमने इसका इस्तेमाल करके इस इक्वेशन के सॉल्यूशन को जनरलाइज कर दिया, मतलब सारे सॉल्यूशंस हमने यहाँ पर बता दिए। ठीक है, अब आगे चलते हैं नंबर 2 की तरफ। cos थीटा इज इक्वल टू 0। उसी स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में अगर आप देखेंगे, स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल में तो cos थीटा का वैल्यू 0 चाहिए हमें, तो 0,1 एंड 0,-1। ये पहला जो कोऑर्डिनेट होता है वो किसका वैल्यू होता है, cos रेशो का वैल्यू होता है। तो ये जो पॉइंट है ये इस एक्सिस पर है, यहां से यहां तक आने में कितने डिग्री का रोटेशन हुआ है, 90। तो ये किसका वैल्यू हो गया, cos ऑफ 90 का हो गया। ठीक है, और यहां से यहां तक आने में कितने डिग्री का रोटेशन हुआ, 270, मतलब 3π/2 का। तो ये नेगेटिव y एक्सिस पर ये आपका पॉइंट है जिसका ये कोऑर्डिनेट क्या होगा, cos ऑफ 3π/2 होगा, और ये क्या होगा, cos π/2। ये कहते हैं क्या, मतलब क्या हो रहा है कि अगर मेरे पास cos थीटा इज इक्वल टू 0 ये इक्वेशन है, तो कौन से थीटा के लिए cos रेशो का वैल्यू 0 आ रहा है, एक 90 के लिए और एक 270 के लिए। तो प्रिंसिपल सॉल्यूशन तो क्या बन गया, 90 एंड 270। सो प्रिंसिपल सॉल्यूशन इज
थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2। अब इसको जनरलाइज करना है, तो कॉस का भी पीरियड क्या होता है, 2 पाई होता है। तो अगर आप इसके अंदर पाई बाय 2 के अंदर 2 पाई ऐड करते हो और इसके अंदर भी 2 पाई ऐड करते हो, वहां भी ऐसा कर सकते थे हम लोग। एक तो राउंड 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 करके देखिए क्या क्या आता है, या फिर पीरियड को ऐड कर दीजिए, क्योंकि उतने पीरियड के बाद वैल्यू रिपीट होने वाली है। तो पाई बाय 2 प्लस 2 पाई कितना आता है, 5 पाई बाय 2। इधर 3 पाई बाय 2 प्लस ये कितना आता है, 7 पाई बाय 2। ठीक है, फिर इसके अंदर 2 पाई ऐड कर दीजिए, कितना आएगा, 9 पाई बाय 2। फिर इसके अंदर 2 पाई ऐड कर दीजिए, 11 पाई बाय 2। ठीक है, अब आप मुझे बताइए, जैसे हमने ऐड किया वैसे हम सब्ट्रैक्ट भी कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट म्हणजे क्या, सब्ट्रैक्ट मतलब नेगेटिव नंबर को, नेगेटिव को ऐड कर देना। अगर वैसे नहीं समझ में आता तो क्लॉकवाइज घूमेंगे। ठीक है, अब मुझे आप बताइए, इसी स्टैंडर्ड यूनिट सर्कल के अंदर अगर मैं एंटी क्लॉकवाइज ना घूमते हुए क्लॉकवाइज घूमता हूं, तो ये किसका वैल्यू बन जाएगा, कॉस ऑफ 3 पाई बाय 2 का नहीं होगा, कॉस ऑफ माइनस पाई बाय 2 का वैल्यू होगा, क्योंकि रोटेशन कितना होगा, सिर्फ 90 डिग्री का, और क्योंकि मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो नेगेटिव साइन दूंगा, तो cos ऑफ माइनस पाई बाय 2 का वैल्यू क्या हो गया, 0। अब मैं यहां से यहां तक घूम के जाता हूं तो ये वैल्यू किसका बनेगा, cos ऑफ माइनस 3 पाई बाय 2। आ रही बात समझ में? तो मैं क्या कर रहा हूं, मेरे पास दूसरे नंबर्स क्या है, अगर मैं क्लॉकवाइज जाता हूं तो माइनस पाई बाय 2 माइनस 3 पाई बाय 2। फिर मैं क्या करूंगा, इसमें इसका पीरियड ऐड कर दूंगा, दैट इज 2 पाई माइनस 2 पाई। अगर मैं क्लॉकवाइज जा रहा हूं तो ये क्या बन जाएगा, माइनस 5 बाय 2, और ये क्या बन जाएगा, दैट इज माइनस 7 पाई बाय 2। तो इन शॉर्ट अगर आप देखेंगे तो सॉल्यूशन कैसा आ रहा है हमारा, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ, नॉट इंटीग्रल मल्टीपल, ऑड नंबर्स, इंटीजर्स ही है लेकिन ऑड नंबर्स है, पाई बाय 2 के ऑड नंबर्स का मल्टीप्लिकेशन है, मतलब कोएफिशिएंट में क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है। देखिए पाई बाय 2 हर किसी में है, पाई बाय 2 है, पाई बाय 2 है, लेकिन पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट क्या है, 1 3 5 7 9 11, ऑड नंबर्स आ रहे हैं, -1 -3 -5 -7 -9 -11। तो जनरल सॉल्यूशन कैसे लिखा जाएगा थीटा का, देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन ऑफ cos थीटा इज इक्वल टू 0 इज थीटा इज इक्वल टू पाई बाय 2 पक्का है, पाई बाय 2 पक्का है। अब पाई बाय 2 का कोएफिशिएंट क्या आ रहा है, ऑड नंबर आ रहा है, तो ऑड नंबर को कैसे रिप्रेजेंट किया जा सकता है, 2n + 1, n बिलोंग्स टू z, या फिर आप बोल सकते हो 2n - 1 पाई बाय 2 n बिलोंग्स टू z, दोनों में से कुछ भी लिखो। तो sin थीटा इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, थीटा इज इक्वल टू n पाई, एंड cos थीटा इज इक्वल टू 0, इसका जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ, 2n + 1 पाई बाय 2, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। ठीक है, तो ये दो इंपॉर्टेंट है बेटा, इसके बाद के इसी से आते थे, जो बच्चे कुचे है ये 4 लोग, इनका सॉल्यूशन करेंगे। पहले इसको लिख लो, हो गया। चला आता मला सांगा, साइन थीटा इज इक्वल टू 0 अगर ऐसा इक्वेशन दिया है तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई, वेयर n कम्स फ्रॉम इंटीजर, सेट ऑफ इंटीजर्स। अगर cos थीटा इज इक्वल टू 0 है तो जनरल सॉल्यूशन क्या है, थीटा इज इक्वल टू n + 1 * पाई बाय 2। मतलब दो, इसको आप बोल सकते हो इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इसको बोल सकते हो ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2, ऑड इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई बाय 2। अब बात करते हैं tan थीटा इज इक्वल टू 0। अगर इक्वेशन tan थीटा इज इक्वल टू 0 है तो कौन बता सकता है
कि इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, जिसको आता है वो लोग हाथ ऊपर करें। tan थीटा इज इक्वल टू 0 है तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? जिसको भी आता है वो हाथ ऊपर करे। हाँ बेटा 2n plus 1 pi by 2 n pi निकाल सकते तो बताइए नहीं क्या आता है। हाँ n by n by n by n पाई 3 बार n पाई सही आंसर है। वेयर n कम्स फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर बताना जरूरी है, बाकी लोगों को क्यों नहीं आया? ट्रिग्नोमेट्रिक इक्वेशन पढ़ चुके हो ना? ये नहीं पढ़ाया था? पढ़ाया था ना? पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया था? तो फिर क्या हो रहा है, भूल रहे हो, रिवीजन नहीं कर रहे हो? तो ऐसा मत करो, ठीक है? देखो बहुत सीधी सी बात है, tan थीटा क्या होता है? sin थीटा बाय cos थीटा। तो बेसिकली आपके tan थीटा का वैल्यू 0 है, लेकिन हमें पता है कि tan थीटा sin बाय cos होता है। तो अगर मुझे tan थीटा को 0 बनाना है तो इस रेशो में न्यूमरेटर का 0 बनना बहुत जरूरी है, अदरवाइज 0 बन सकता है क्या? tan थीटा को अगर 0 बनाना है तो tan थीटा तो sin और cos का रेशो है ना, तो कोई भी रेशो 0 कब बनता है? व्हेन इट्स अ न्यूमरेटर बिकम 0। तो अगर इसका न्यूमरेटर 0 बन रहा है तभी tan थीटा 0 बनेगा। और ये भाई साहब 0 कब बनते हैं? जब थीटा n पाई होता है। तो tan थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या हो गया? जो sin का है, थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n कम्स फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स। बताइए नहीं समझाइए? सिंपल है ना? हाँ, इसी तरीके से कौन बताएगा cot थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा? ये होगा cos वाला। क्यों? क्योंकि cot थीटा क्या होता है? cos बाय sin होता है। और अगर मुझे cot थीटा 0 कब आता है देखना है तो cot थीटा है रेशो ऑफ cos बाय sin। तो कोई भी रेशो 0 कब होता है? व्हेन इट्स अ न्यूमरेटर इज 0। तो cot तभी 0 बनेगा जब cos 0 बनेगा। और cos कब 0 बनता है? जब थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2 होता है। तो आप क्या लिख सकते हो फिर? cot थीटा का जनरल सॉल्यूशन क्या हुआ? तो cot थीटा 0 का जनरल सॉल्यूशन हुआ 2n प्लस 1 पाई बाय 2 वेयर n कम्स फ्रॉम सेट ऑफ इंटीजर्स। कौन बताएगा कि sec थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है? n पाई। इसमें कोई और छोटी सी दुरुस्ती करना चाहेगा? चलो ठीक है, sin थीटा का बताइए। हाँ? हाँ? से अरे कोसेक थीटा का जनरल सॉल्यूशन 2n plus 1 pi by 2 हाँ? 2n plus 1 pi by 2 2n प्लस 1 पाई बाय 2। आगे कुछ? हाँ, तो इसके अलावा किसी को और कुछ बोलना है? मधुर, पवन, प्रतीक, प्रतीक, आयुष, मंदार, ऋषिकेश, श्रीनिवास, अथर्व, वरद, नहीं क्या? तेरे आसन में सरोदे, आपका क्या नाम है? सरोदे? यश यश।
नहीं बता सकते। अगर सही आंसर देते तो जेब में जितने रुपए पड़े हैं सारे आपके। सोल्यूशन ही कुछ नहीं करता। हाँ? अभी है नहीं लेकिन कितने में आपके। चलो हाथ में से एक अंगूठी निकाल के दे दूंगा। बोल दो। ओ भाई, हाँ अरे बताना ये है कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। सेक थीटा इज इक्वल टू 0 का क्या सॉल्यूशन होगा। ये मंदर तुझं काय नाव आहे। यश। अरे येड्यांनो ह्याला सोल्युशन नसणार आहे ना। आवडलं सर सोल्यूशन बोललो होता का रे। हा. नाही नाही माहित नाही म्हणजे नाही बोलला होता का मागच्या शेजाऱ्याला विचारू। शेजारी म्हणजे पक्के वैरी असते। हे तर आहे सर। अरे मला तुम्ही सांगा असा कोणताच जगात अँगल नाही ज्याच्या सेकची व्हॅल्यू 0 असू शकते। असा जगात कोणताच अँगल नाही ज्याच्या कोसेकची व्हॅल्यू 0 असू शकते। साधी सरळ गोष्ट आहे। तुम्ही रेंज, अरे मी शिकवले तुम्हाला रेंज, जोरदार तडाखा आणला तुम्ही मला आज। मी तुम्हाला रेंज काय असते शिकवलेली तुम्हाला आठवतं का। मी तुम्हाला शिकवलं होतं। मला नाही आठवत मी शिकवलं होतं तुम्हाला। हो सर तुम्ही शिकवलं। हाँ नहीं मानना। साइन थीटा लाइज बिटवीन 1 एंड -1। तो अगर मैं इसका रेसिप्रोकल लेता हूँ 1 बाय साइन थीटा तो भाई साहब ये उल्टा हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। रेसिप्रोकल लेने के बाद इनइक्वालिटी रुख बदल लेती है। तो 1 बाय साइन क्या होता है, कोसेक होता है। तो किसी कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होता है, 1 से ग्रेटर होता है और -1 से छोटा होता है। अगर इसे ग्राफ के फॉर्म में देखा जाए तो ये ऊपर हो गया 1 और ये हो गया -1। तो -1 और 1 कोसेक थीटा का वैल्यू क्या होगा, 1 से ग्रेटर, मतलब 1 या 1 से ग्रेटर, और -1 और -1 से छोटा। कोसेक थीटा लेस देन इक्वल टू -1, तो -1 या -1 से छोटा, 1 या 1 से बड़ा। तो इसके अंदर वैल्यू ही नहीं आती ना। मैंने उल्टे टोपले निकाल के नहीं दिखाए थे क्या आपको, याद है क्या। ये ऐसे टोपले थे, फिर इसका ऐसा उल्टा टोपला भी निकाला था। तो मैंने बताया था कि कोसेक का वैल्यू -1 और 1 के बीच में आता ही नहीं है। और यहाँ हम धड़ लिख रहे कि सेक थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 है। लिख सकते हैं क्या। तो अगर लिख रहे हैं तो इसका मतलब है नो सॉल्यूशन। काही सांगेल की एन पाय नाही म्हणलं चालले आता यांचं थोडं घुमू म्हणलं आपण यायला। मग these two equations have no solution। लक्षात ठेवा इक्वेशन दिले म्हणजे गरजेचं आहे का त्याला सोल्युशन असायलाच पाहिजे। तुम्ही लिनियर इक्वेशन इन टू व्हेरिएबल मध्ये बघितलं, दोन इक्वेशनला सायमल्टेनियसली सॉल्व्ह करताना जर दोन्ही पॅरलल लाईन्स असतील तर त्यांना सोल्युशन असतं का रे, नसतं ना। कारण त्यांच्यामध्ये कोणी कॉमन पॉइंट आहे का, नाही। ओव्हरलॅपिंग लाईन्सला इन्फायनाइट सोल्युशन असतात पण पॅरलल लाईन्सला असतात का, नसतात ना। तसं या दोन इक्वेशनला सोल्युशन राहील का, जनरल सोडून द्या, एक सुद्धा सोल्युशन नाही त्याला। जनरल तर लय लांब राहिले। लक्षात आलं का। सो सेक थीटा इज इक्वल टू 0 एंड कोसेक थीटा इज इक्वल टू 0 हैज नो सोल्युशन। राहील लक्षात। आणि साइन आणि कॉस चे जे सोल्युशन आहे जनरल सोल्युशन तेच टॅन आणि कॉट चे। तो ये रिजल्ट याद रखना है कि tan थीटा इज इक्वल टू 0, इसका भी क्या हो गया, थीटा इज इक्वल टू n पाई when n belongs to z, and cot theta is equals to 2n plus 1 pi by 2 when n belongs to z, and these two equations are no solution। So अगला आता है हमारा इक्वेशन जो स्टैंडर्ड है। अब यहाँ से आगे इम्पोर्टेंट है, मतलब ये भी इम्पोर्टेंट है लेकिन यहाँ से आगे थोड़ी ज्यादा है, मतलब ज्यादा मतलब है लेकिन ये भी है, ठीक है। तो मतलब सब इम्पोर्टेंट है, कुल मिला के सब कुछ याद रखना है। हाँ। तो दूसरा जो है हमारा, ये पहला था, हाँ ये पहला था, इसके अंदर ये थे, ठीक है। अरे जागा रे जागा, जरा स्फूर्तीला बसा ना। तुम्हाला जाणवतंय का माझा भाग पूर्ण आखडलेला आहे, वाटतंय का, नव्हतं वाटत ना। पाय अशी पाहिजे एनर्जी।
लय दुखायला कालपासून माझं, पण मी दाखवतोय का लय दुखायला म्हणून. काही नाटक करू शकलो असतो मी, कळतंय का? हा. तर ए दूसरा इक्वेशन है sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा. हाँ, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा. अगर ऐसा इक्वेशन दिया हुआ है और आपको इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो कैसे आएगा जनरल सॉल्यूशन? थीटा का वैल्यू निकालना है. अब ये सबसे पहले सिचुएशन समझते हैं. sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा, ये सिचुएशन क्या है जो हमने इसके पहले भी देखा है. जैसे फॉर एग्जांपल मान लो sin थीटा इज इक्वल टू √3/2 में लिख रहा हूं. अब इसका हमने प्रिंसिपल सॉल्यूशन निकाल रखा है, निकाला है कि नहीं? एक सॉल्यूशन क्या होगा 60, और फिर उसको क्या करेंगे 0 और 360 के बीच में एक और सॉल्यूशन ढूंढेंगे, तो दो सॉल्यूशन तो मिल जाएंगे. मिल गए दो सॉल्यूशन. लेकिन अगर मैं पूछता हूँ कि मुझे जनरल सॉल्यूशन चाहिए, इस साइन रेशियो के अंदर ऐसे कितने एंगल्स डालूं जो मुझे √3/2 देगा वैल्यू? तो इनफाइनाइट एंगल्स है ना मेरे पास, इनफाइनाइट सॉल्यूशन है. लेकिन इसके पहले जो हमने देखा वो सिर्फ प्रिंसिपल सॉल्यूशन था. तो अगर मुझे इस तरीके के इक्वेशन के इनफाइनाइट वैल्यूज देखने हैं, तो ये फॉर्म कैसे बना, ये किस तरीके का फॉर्म है? तो ये फॉर्म है sin थीटा इज इक्वल टू sin ऑफ. अब ये दो है, देखो 0 से 360 के बीच में दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन होते हैं. दोनों में से जो छोटा वाला है उसको पकड़ना है, 60 वाले को पकड़ेंगे. तो इसको मैं लिख सकता हूँ sin π/3. तो इसको बोला है उन्होंने उल्फा. इसको क्या बोला है? उल्फा. और ये क्या है आपका थीटा. दिस इज अ अननोन, दिस इज अ अननोन, एंड हियर उल्फा इज नोन. उल्फा इज नोन. नोन मतलब कोई भी एक एंगल, 0 से 360 के बीच का कोई भी एक एंगल. सो sin थीटा इज इक्वल टू sin उल्फा का मतलब समझ गए आप? या उल्फा क्या होता है? नोन मतलब कोई ना कोई एंगल रहेगा. फॉर एग्जांपल ये अब आपको जनरल सॉल्यूशन निकालने के लिए बोला इस इक्वेशन का, मतलब आपको थीटा के वो सारे एंगल्स ढूंढने हैं थीटा के जो आपको इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे. तो आपने √3/2 को क्या लिखा? sin उल्फा. और उल्फा क्या है? उन दो प्रिंसिपल सॉल्यूशन में से छोटा. बड़ा लेंगे तो छोटा वाला छूट जाएगा. तो छोटे से शुरुआत करते तो बड़े को अपने आप जनरल सॉल्यूशन में संभालेगा. बाप कळतच नाही बोलना. काही जणांना कळत नाही, काही जण नुसतं बघायला. बरं पाहू, हे कळलं तुम्हाला? ही ठेवण कळली का? sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा म्हणजे असं जर इक्वेशन आलं तर काय नेमकं दिलेलं विचारलं, हे कळतंय का? हा, चला पुढे. मग sin थीटा इक्वल टू sin अल्फा दिलाय. व्हाट वी हैव टू फाइंड, आपणास काय शोधायचे आहे? थीटा. हमें थीटा, वो सारे थीटा ढूंढने हैं जिनके लिए ये इक्वेशन सेटिस्फाई हो जाएगा. तो जनरल सॉल्यूशन निकालना है. तो मेरी कोशिश क्या रहेगी, मैं थीटा का वैल्यू निकालूं इन टर्म्स ऑफ, ऑब्वियसली अल्फा मिल सकता है. हाँ ठीक है. हाँ, तो मैं क्या करूंगा अभी एक, तो मैं क्या करूंगा, दैट इज sin थीटा इज इक्वल टू sin थीटा माइनस sin अल्फा इज इक्वल टू 0. sin अल्फा को लेफ्ट हैंड साइड में ले लिया. अब थीटा को सॉल्व करना है ना, थीटा का वैल्यू निकालना है, कुछ तो करना पड़ेगा, कुछ तो ट्रिग्नोमेट्रिक करना पड़ेगा. तो sin थीटा माइनस sin अल्फा इज इक्वल टू 0. sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d, sin c माइनस sin d का फॉर्मूला कौन बताएगा? हाथ ऊपर करेगा. ए ये sin c माइनस sin d दिसतंय का रे? हे दिसतंय का? कोण सांगेल sin c माइनस sin d चा फॉर्मूला? सारे जेई के एस्पायरेंट जागे हो जाओ. ए sin c माइनस sin d हात वर करा रे, पाहू दे मला. नीट हात वर करा, दिसेल असं. अंधुकपणे नका करू. sin c माइनस sin d, हाँ मार्केट में क्वेश्चन आया sin c माइनस sin d का बताना है फॉर्मूला. 1, हाँ 1 2 नहीं 2 3 4 5 6 7. ये आयुष 2 cos c plus d/2 गई भैंस पानी में. -2 sin c plus d/2 into cos. है गई भैंस पानी में. आयुष्मान 2 cos c plus d/2 sin c minus d/2. है है
कोणता इधर हाँ, 2 cos c plus d by 2 sin c minus d by 2. 1 2 3 4 बराबर होता है। ओ भाई अरे फॉर्म्युले ए आशन जे होणार नाही बरं का, आशन बोर्ड बी नीट होणार नाही, म्हणजे बोर्ड होईल पण मग छोटी छोटी होईल असं थोडं बहुत। अरे बाबांनो रिवीजन महत्वाची असती, साइन सी माइनस साइन डी नहीं बता पा रहे हो आप लोग, क्या मतलब है फिर आगे का पढ़ के। लक्षात ठेवा जसा जसा काळ पुढे जाईल तसे तसे मागचे टॉपिक्स परफेक्ट होणं आवश्यक आहे। समजा 6 महिन्याच्या कालावधीमध्ये 10 टॉपिक शिकवण्यात आले तुम्हाला, समजा 10 टॉपिक, मी हे नाही म्हणत तुम्हाला 10च्या 10 आले पाहिजेत, पण किमान मागचे 6-7 टॉपिक 60-70% तुमचं परफेक्ट झालेलं असलं पाहिजे। हे क्युम्युलेटिव्ह टेस्ट घेण्याचा उपयोग काय आहे, क्युम्युलेटिव्ह टेस्ट का घेतले जातात, कारण मागच्या याला रिव्हिजन बसली पाहिजे। लक्षात येतंय का, तुम्ही रिव्हिजन करत राहा, फॉर्म्युलेज कॉन्सेप्ट हे वेळोवेळी पिरियडिकली रिवाइज झाले पाहिजे। जर नसतील होत तर मग मात्र अवघड आहे। रोज एकदा फॉर्म्युला लिहून काढा ट्रिग्नोमेट्रीचे सगळे न पाहता, काय फरक पडतो। हायतच किती फॉर्म्युले, 5-50 फॉर्म्युले आहेत, त्यासाठी एवढं काय आलंय करायचंय। रोज बसल्यावर लिहून काढायचे, 15 मिनिटं लागतील। हा तुम्हाला कॅल्क्युलस मध्ये पुढे सगळे फॉर्म्युले लागणार आहेत बरं का, स्टँडर्ड रिझल्ट्स आहेत ते लक्षात ठेवा, फॉर्म्युले लक्षात ठेवा। रिव्हिजन महत्वाचं आहे रे बाबा, जसजसा टाइम पुढे जाईल ना तुमच्या रेग्युलर अभ्यासाला कमी वेळ आणि रिव्हिजनला जास्त वेळ डिस्ट्रीब्यूट करावा लागतो, कळतंय का। सुरुवात कशी होती, सुरुवात रेग्युलरचा अभ्यास समजा 80% टाइम, समजा तुम्ही 10 तास अभ्यास करताय, बरं 6 तास करताय, 4 तास करताय, समजा तुम्ही जेवढा अभ्यास करताय त्यातले 80% रेग्युलरच्या साठी असतो, 20% रिव्हिजन साठी। पण तुम्ही जेव्हा 1 वर्ष कोर्स कंप्लीट करतात तेव्हा किमान 50% टाइम झाला पाहिजे ना, की रेग्युलर जे शिकताय त्याला 50% आणि मागचं रिवाइज करायला 50%। जसजसं पुढे जाल तसतसा हा टायमिंग वाढत जातो, रिव्हिजन साठी जास्त वेळ द्यावा लागतो। लक्षात येतंय का, रोज रिव्हिजन साठी वेळ काढा। तुमच्या सध्याचा जो शेड्यूल असेल अभ्यासाचा त्याच्यामध्ये 50% रिव्हिजन, 50% रेग्युलर अभ्यास, 60% रिव्हिजन, 40% रेग्युलर अभ्यास ठेवा। जुनं जर विसरले तर काही कामाचं नाहीये, कळतंय का। आणि जुनं लक्षात ठेवण्याचा सगळ्यात भारी उपाय कोणता आहे, की जे एक्झाम्पल सोडवलेले त्यातले रॅन्डमली एक्झाम्पल उचला। 4 एक्झाम्पल मागच्या कोणत्या तरी एका धड्यावर सिक्वेन्स सिरीजवर सोडवले, 4 टेक्नोमेट्रीवर सोडवले, रोजचे 20-25 सोडवा ना मागचे 4 कोणती बी रॅन्डमली उचला, जे सोडवले त्यातलीच उचला, मॉड्यूल मधले उचला, टार्गेट मधले उचला, टेक्स्ट बुक मधले उचला। तुम्हाला कळलं ना तुम्हाला कोणत्या गोष्टी लक्षात येतात कोणत्या नाही ते। नवीन क्वेश्चन तर ट्राय करायचेच आहेत, पण समजा पहिले जे सोडवले ते तरी जमतात का नाही बघा, काळाच्या ओघात गेलं विसरून। लक्षात येतंय का, मग ते जर जमले तर समजून घ्यायचं थोडीशी व्यवस्थित स्थिती आहे, मग नवीन प्रश्नावर ते ट्राय करा, पण बिना रिव्हिजन तर जमणार नाही बरं का। चला तर साइन सी मायनस साइन डी असतं 2 cos c plus d by 2 theta plus alpha by 2 into sin c minus d by 2 is equal to 0। हा 2 मल्टिप्लाइड इकडे गेला डिवाइड होईल, 0 मध्ये सामावून जाईल। उरलं काय रे, cos of theta plus alpha by 2 is equal to 0 or sin of theta minus alpha by 2 is equal to 0। दोन नंबरचा प्रोडक्ट 0 है म्हणजे त्या दोन्ही पैकी कमीत कमी एक तरी 0 असेल पाहिजे। अगर 2 नंबर्स का प्रोडक्ट 0 आ रहा है तो दोनों से कम एक को तो भी 0 होना पड़ेगा। इस रूल के अनुसार ये तो 2 तो उधर चला गया, लेकिन this into this is 0, therefore either this is equal to 0 or this is equal to 0 मान्य है। आता बघा याची ठेवण कुणासारखी झाली रे, हे कुणासारखे दिसते आता, इसके जैसे दिख रहा है कि नहीं, cos थीटा इज इक्वल टू 0, और जब ऐसा होता है तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू ये होता है। फिर sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। अब मुझे फाइनल सॉल्यूशन n के टर्म्स में लिखना है, तो जैसे मैंने यहाँ पर जनरलाइजेशन के लिए n का इस्तेमाल किया था, मैं यहाँ पर p का करूंगा ताकि बाद में मैं लास्ट में n के फॉर्म में आंसर लिख सकूं। कहते हैं क्या, तो मैं क्या कर रहा हूँ, cos थीटा इज इक्वल टू 0, तो इस वाले का जनरल सॉल्यूशन क्या होगा, दिस इंप्लाइज थीटा प्लस अल्फा बाय 2
इज इक्वल टू क्या होता है 2n प्लस 1 पाई बाई 2। तो मैं n की जगह क्या लिख रहा हूँ 2p प्लस 1 पाई बाई 2 वेयर p बिलोंग्स टू z। मैंने कुछ भी नहीं फर्क किया, सिर्फ n की जगह p रखा है। हो म्हणत जा अधून मधून हो म्हणत जा, बरं वाटतं माणसाला। मला आवडते गाणं बरोबर आहे। ए फक्त सकाळी सकाळी नाही आवडत, कारण लय आवाज येते त्याचा, जोर जर चांगली लागलेली असेल तर। हे इक्वेशन और ये इसका जनरल सॉल्यूशन क्या होगा थीटा माइनस अल्फा बाई 2 इज इक्वल टू n पाई की जगह क्या ले रहा हूं मैं p पाई, वेयर p बिलोंग्स टू z। अब मुझे क्या फाइंड आउट करना है थीटा, मुझे साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा, इसमें मुझे थीटा फाइंड आउट करना है। तो कैसे करूंगा मैं थीटा फाइंड आउट? देखिए इस वाले इक्वेशन से क्या मिल रहा है, थीटा चाहिए ना मुझे, तो इसको मैं सॉल्व करता हूं। तो क्या होगा रे 2 कैंसिल होगा, हो गया ना, बचा क्या मेरे पास थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 2p प्लस 1 इंटू पाई। तो थीटा इज इक्वल टू क्या मिल रहा है मुझे 2p प्लस 1 इंटू पाई माइनस अल्फा वेयर p बिलोंग्स टू z। ठीक है, अब दूसरे इस वाले को इधर ही कंटिन्यू करता हूँ। इसको मैंने उधर कंटिन्यू किया, इसको इधर ही करता हूँ। हाँ, तो इधर क्या होगा 2 इधर आके मल्टीप्लाई होगा, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2p पाई। तो थीटा इज इक्वल टू क्या बनेगा 2p पाई प्लस अल्फा वेयर p बिलोंग्स टू है ना। हाँ, आता मज्जा पहा, मुझे जनरल सॉल्यूशन चाहिए। अब ये दोनों भी थीटा की ही वैल्यूज है, तो थीटा का वैल्यू या तो 2p पाई प्लस अल्फा हो सकता है या 2p प्लस 1 पाई प्लस माइनस अल्फा। मतलब आपको समझ में आ रहा है थीटा का वैल्यू जो आ रहा है वो पाई का कोएफिशिएंट यहाँ पर इवन है। अगर p का वैल्यू आप कुछ भी लेते हो तो पाई का कोएफिशिएंट यहाँ इवन बन रहा है। अगर 1 भी लेते हो तो 2 into 1 2 आ रहा है, 2 लेते हो तो 2 into 2 4 आ रहा है। मतलब यहाँ पर अगर p के वैल्यूज आप रखेंगे तो थीटा आपको कैसे मिलेगा इवन मल्टीपल ऑफ पाई, और अल्फा का साइन क्या है पॉजिटिव है, मतलब अल्फा इसके अंदर ऐड किया जा रहा है, इस एंगल के अंदर अल्फा ऐड किया जा रहा है, जो भी अल्फा आपका एंगल रहेगा वो ऐड किया जा रहा है। यहाँ पर क्या हो रहा है, आप p का वैल्यू जो भी रखेंगे, p का वैल्यू 0 रखा तो 2 प्लस 1 3, सॉरी 1, p का वैल्यू 0 रखा 1, फिर p का वैल्यू 1 रखा 2 प्लस 1 3, p का वैल्यू 2 रखा 2 into 2 4 प्लस 1 5, मतलब पाई के मल्टीपल क्या आ रहे हैं ऑड। तो यहाँ पाई के इवन मल्टीपल है, यहाँ पाई के ऑड मल्टीपल है, और दोनों भी सॉल्यूशंस है, तो दोनों को इकट्ठा करके लिखना पड़ेगा। दोनों पॉसिबिलिटीज को एक साथ लिखेंगे ना कि पाई के ऑड भी मल्टीपल्स आ सकते हैं, इवन भी आ सकते हैं। इसीलिए मैंने n यहाँ पे नहीं इस्तेमाल किया था, क्योंकि अब मैं फाइनल में n इस्तेमाल करने जा रहा हूँ। तो मैं क्या लिखूंगा देयरफॉर जनरल सॉल्यूशन, दोनों भी पॉसिबिलिटीज आ सकती है ना, तो मैं लिख रहा हूँ थीटा इज इक्वल टू n पाई, क्योंकि पाई का कोएफिशिएंट अब n मैं z से लूंगा। अगर मैं n z से लूंगा तो यहाँ ऑड भी आएंगे और इवन भी आएंगे। इस वाले इक्वेशन से आपको इवन मल्टीपल मिल रहे थे, इस वाले इक्वेशन से ऑड मिल रहे थे, मैंने दोनों को इकट्ठा कर दिया, तो पाई के क्या हो गया आपके पास दोनों भी मल्टीपल आ गए, इवन एंड ऑड दोनों भी मल्टीपल्स आ चुके हैं। लेकिन दिक्कत ये है कि जब ऑड मल्टीपल आ रहा है पाई का तब उसमें से उल्फा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब इवन मल्टीपल आ रहा है पाई का तो उसमें उल्फा ऐड हो रहा है। आ रही बात समझ में? तो इस वाले केस को कैसे लिखा जाए कि जब आप n का वैल्यू ले रहे हो z में से, जैसे आप n का वैल्यू ले रहे हो z में से, तो जब यहाँ ऑड आए तो उल्फा सब्ट्रैक्ट हो जाए, और जब यहाँ इवन आए तो उल्फा ऐड हो जाए। तो क्या इसके लिए अगर मैं ऐसे लिखता हूँ -1n उल्फा, तो देखते हैं क्या हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। n मैंने लिया ऑड, दैट इज 1। अगर मैंने n1 लिया तो पाई का कोएफिशिएंट ऑड मल्टीपल आ गया, और n यहाँ पर रखा तो -1 -1 आ गया। जब मैं यहाँ पर ऑड ले रहा हूँ तो -1 का ऑड पावर क्या आता है -1 आता है। तो मतलब जब ऑड नंबर यहाँ पे आ रहा है तब तक अल्फा सब्ट्रैक्ट हो रहा है, और जब मैं यहाँ पर n इवन ले रहा हूँ तो -1 टू द पावर इवन नंबर क्या होता है
काही जण उगाच पॉझिटिव्ह होतं, काही जणांचं दुसरी लक्ष होतं, पण पटकन मी पाहिलं मग काही जणांनी पॉझिटिव्ह आपसूक तोंडातून निघून गेलं पॉझिटिव्ह. काय बोललो सांग बरं मंदार मी आता शेवटचा. लक्ष्य डाले करे तो कंडीशन कैसे बनाए समझ में आया. जब इवन लेते हो तो क्या हो रहा है, इवन लेते हो पाई का कोएफिशिएंट तो अल्फा ऐड हो रहा है, और जब ऑड ले रहे हो तो अल्फा सबट्रैक्ट हो रहा है. तो इस बात को याला ह्या दोन्ही कंडिशन्सला एकत्र गुंफताना आपल्याला काय करावं लागेल, हे करावं लागेल. कळतंय का. तो खत्म टाटा बाय. थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ, इंक्लूडिंग दिस थीटा इज इक्वल टू क्या हुआ. तो whenever you have sin theta is equal to sin alpha, this implies theta is equal to n pi plus minus 1 raised to n alpha, where n belongs to z. लक्षात काय ठेवायचं कळलं का. हा नाही एखाद्या वेळेस बोर्डात विचारू शकते ना प्रूफ, एखाद्या वेळेस 100 समजा एखाद्या वेळेस, सहसा नाहीच विचार पण समजा विचारू शकतो. तसं तर विचारलंच नाही पण विचारू शकतो. नशिबाचं खेळ. लिहायचं नाही का, लिहा. चला पुढं. हा ज्याला वाटतं टाइम झाला ना घरी जावं, लेट घरी जायचं. किती झालं टाइम, 8:40. 45 वाली घरी जा. अरे पुढचं इक्वेशन काय रे, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा. काय करायचं जनरल सोल्युशन. हा सेकंड हे होतं ना, हे पहिलं, हे दुसरं, हे तिसरं. जसं साइन थीटा इक्वल टू साइन अल्फा से जनरल सॉल्यूशन काढलं, तसं cos थीटा इक्वल टू cos उल्फा. इसके अंदर थीटा क्या है फाइंड आउट करना है, उल्फा क्या है कोई भी एक पर्टिकुलर एंगल रहेगा. जैसे मैंने बताया था ना, एग्जांपल कैसे हो सकते कुछ भी. cos थीटा इक्वल टू 1/2 है मान लो, तो उसको क्या लिख सकते हैं हम लोग, cos थीटा इक्वल टू cos π/3 लिख सकते हैं. आ रही बात समझ में. हाँ तो उसका सॉल्यूशन जनरल सॉल्यूशन कैसे होगा फिर, तो आगे इसको सॉल्व करेंगे. दैट इज cos थीटा माइनस cos अल्फा इज इक्वल टू 0. तो cos थी माइनस cos डी है, cos थी माइनस cos डी को cos थी माइनस साउंड है क्या, cos थी माइनस cos डी क्या होता है. हाँ भाई बता. लय चुकलं रे हो, लय लांब नेऊन सोडले मला. हाँ ए हाँ sin c plus d by 2 to sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. गलत. हाँ गलत. -2 sin c plus d by 2 sin c minus d by 2. देखो अगर आप माइनस साइन नहीं लेते हो तो आपको दूसरे वाले में d माइनस सी लेना है, या फिर -2 sin c plus d by 2 into sin c minus d by 2 होगा. तो cos c minus cos d का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, -2 sin c plus d मतलब थीटा प्लस अल्फा बाय 2 into sin c minus d, that is थीटा माइनस अल्फा बाय 2 is equals to 0. तो -2 मल्टीप्लाइड है, ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा. तो क्या मिलेगा आपको, दैट इज साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0 और साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0. ये -2 उधर आके डिवाइड हो जाएगा. साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इनटू साइन ऑफ थीटा माइनस अल्फा बाय 2 का मल्टीप्लिकेशन 0 है, दोनों का मल्टीप्लिकेशन 0 है. तो आइदर दिस इज 0 और दिस इज 0. ठीक है. हाँ तो साइन ऑफ थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू 0. सो दिस इंप्लाइज थीटा प्लस अल्फा बाय 2 इज इक्वल्स टू n पाई, क्योंकि sin थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, थीटा इज इक्वल टू n पाई. हाँ तो इसको p पाई इसलिए नहीं लिख रहा हूँ क्योंकि जनरल सॉल्यूशन आ जाएगा सीधा सीधा. ठीक है. तो थीटा प्लस अल्फा बाय 2 ये अंदर का एंगल है, दिस इज इक्वल टू sin थीटा इज इक्वल टू 0, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई वेयर n बिलोंग्स टू, दोनों का n एक ही साथ लिखते हो, और थीटा माइनस अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू n पाई
और दोनों के लिए n बिलोंग्स टू z, इसके लिए भी और इसके लिए भी, दोनों का इधर लिखा है। तो थीटा का वैल्यू क्या आएगा, दैट इज थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको 2n पाई, दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई माइनस अल्फा, और थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 2n पाई एंड दैट इज थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस अल्फा, और दोनों के लिए भी n क्या आएगा, n हमेशा z, ये आता ही रहेगा, n बिलोंग्स टू z, ये लिखते जाने लास्ट तक क्योंकि उसका महत्व है। तो थीटा का वैल्यू क्या मिला आपको 2n माइनस अल्फा 2n प्लस अल्फा, तो दोनों को मिला देंगे तो थीटा क्या बन जाएगा 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z। सो दिस इज द जनरल सॉल्यूशन फॉर द इक्वेशन cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा के लिए जनरल सॉल्यूशन क्या बना, थीटा इज इक्वल टू 2n पाई प्लस माइनस अल्फा वेयर n बिलोंग्स टू z, और sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा के लिए क्या है n पाई प्लस माइनस 1/n अल्फा। sin थीटा इक्वल टू 0 के लिए क्या है, थीटा इज इक्वल टू n पाई, cos थीटा इज इक्वल टू 0 के लिए क्या है, थीटा इज इक्वल टू 2n प्लस 1 पाई बाय 2, n बिलोंग्स टू z रहेगा यार, लिख लो। हाँ बेटा, तो रिकॉर्डिंग तो पॉज किया था उसको चालू करना भूल गया, तो आप लोग लिखिए तब तक मैं अपना एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो हमारा जो थर्ड अरे भगवान करे तुम तो समझ गए, तो हमारा जो थर्ड इक्वेशन है वो है cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा। हमें इसका जनरल सॉल्यूशन निकालना है, तो हमने नहीं ये हो गया था। तो थर्ड इक्वेशन हमारा tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा, इसका हमें जनरल सॉल्यूशन निकालना है। हमने क्या किया, देखो हमारे पास इन इक्वेशंस के सॉल्यूशन मौजूद है, कुछ बच्चे बात कर रहे हो वो बात ना करें, हमारे पास इन इक्वेशंस के जनरल सॉल्यूशन मौजूद है। तो हमारी कोशिश यही रहेगी कि हम tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन निकालते हो, क्या हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हो। आणि तुम्ही सांगत जा रे रेकॉर्डिंग बंद असेल तर मस्त मजा पाहायला लागली, त्यांना माहिती होतं का पहिले नहीं। तो हमने tan थीटा को लिखा बेटा sin थीटा बाय cos थीटा, tan अल्फा को लिखा sin अल्फा बाय cos अल्फा, ऐसे ही ना बोल के मल्टीप्लाई किया, क्रॉस मल्टीप्लाई, और क्रॉस मल्टीप्लाई करने के बाद में इसको लेफ्ट हैंड साइड में लिया, तो ये किसका एक्सपेंशन होगा sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा। अब ये जो sin ऑफ थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 है, क्या ये इसके बराबर नहीं है, sin थीटा इज इक्वल टू 0 का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, ये होता है। तो यहाँ आपके पास sin थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू 0 है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन क्या बनेगा, थीटा माइनस अल्फा इज इक्वल टू n पाई, जो इसका होता है। तो अल्फा को आपने राइट हैंड साइड में भेज दिया, तो थीटा इज इक्वल टू n पाई प्लस अल्फा मिला, ठीक है। तो हमने देखा कि sin थीटा इज इक्वल टू 0, cos थीटा इज इक्वल टू 0, tan थीटा, इनका जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, sin थीटा इज इक्वल टू sin अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, cos थीटा इज इक्वल टू cos अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है, एंड tan थीटा इज इक्वल टू tan अल्फा का जनरल सॉल्यूशन क्या होता है। इन सबको याद रखेंगे, कल मैं पूछूंगा, जिसको नहीं आएगा एक हाथ पे 2 छड़ियां मिलेगी एक गलती के लिए, मैं सच में मारने वाला हूँ। सर लास्ट क्लास कल लास्ट क्लास है, फिर नेक्स्ट क्लास नेक्स्ट वीक में होगा। कल आप सबको याद करके आना है, ट्रिग्नोमेट्री के सारे फॉर्मूलाज मैं पूछूंगा और एक लकड़ी की छड़ी लेके आने वाला हूँ, एक गलती के लिए एक मारूंगा एक हाथ पे, सारी बात समझ में। हाँ तो आ जाओ फिर कल करते हैं, मतलब ठीक है ना, शिक्षा होनी चाहिए। हाँ चलिए कल मिलते हैं।